Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. As you know from the last lecture we are discussing work. तो एक्चुअली लास्ट में वो रह गया था हमने यूनिट्स ऑफ वर्क भी डिस्कस किया जिसमें हमने एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम तो पूरी तरह एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने एब्सोल्यूट यूनिट में देखा जब ऐसा सिस्टम में वर्क का यूनिट हम लेते हैं तो वो जूल विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। इसी तरह CGS में इसका यूनिट अर्ग होता है विच इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर। वहाँ पे हमने इनको पिछले लेक्चर में इसको हमने डिफाइन भी किया। तो उसके बाद हमने देखा भी था कि 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर होता है। तो ये सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। अब उसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में जो SI सिस्टम में इसका यूनिट होता है ना वो होता है 1 किलोग्राम मीटर विच एक्चुअली इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर विच सिंपली कम्स इक्वल टू 9.8 जूल। तो उसके बाद ये रह गया था CGS वाला, चूंकि वीडियो कट हो गया था वहाँ पे। तो एक्चुअली CGS वाला हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जब हम इसको CGS यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे CGS ग्रेविटेशनल यूनिट तो किलोग्राम तो ग्राम में जाएगा और मीटर सेंटीमीटर में जाएगा। तो द CGS ग्रेविटेशनल SI यूनिट CGS यूनिट ऑफ दिस वर्क इज ग्राम सेंटीमीटर विच किसके बराबर होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू F डॉट S। तो F का CGS यूनिट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस का हो गया सेंटीमीटर। तो देयरफॉर इट इज ग्राम फोर्स सेंटीमीटर इसका यूनिट बन जाएगा विच इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर विच इज द CGS ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द वर्क। ठीक है ना। तो उसके बाद आप कन्वर्शन भी यहाँ पे कर सकते हो। कन्वर्शन में आप अच्छा पहले डिफाइन करेंगे इसको। तो वर्क डन कब हम कहेंगे कि 1 ग्राम सेंटीमीटर है। वर्क डन कब 1 ग्राम, जब हम फोर्स ऑफ 1 ग्राम फोर्स अप्लाई करेंगे, मूव करेगा वो एक बॉडी को किसी डिस्टेंस से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो देयरफॉर वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम फोर्स moves a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied force। यानी कि हमारे पास काम कब होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर, जब 1 ग्राम फोर्स अप्लाई किया जाएगा किसी बॉडी पे ताकि बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो देयरफॉर उस वक्त हम कहेंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर काम हुआ है। आएगा ना समझ में, खुद आप लिख सकते हो। वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम फोर्स moves a body through a distance of 1 centimeter in the direction of applied फोर्स। ठीक है ना। तो देयरफॉर इस 1 ग्राम सेंटीमीटर को हम बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वलेंट, अब पता है हमको इट इज 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू हो गया। अगर आप FS cos थीटा तो cos 0 बन जाएगा, वो फिर से वही आएगा। तो देयरफॉर 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, पढ़ा है आपने 980 डाइनस इंटू हो गया 1 सेंटीमीटर दैट्स इक्वलेंट टू 980 डाइन सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर वो हो गया 1 ग्राम सेंटीमीटर हो गया बराबर 980 डाइन सेंटीमीटर अर्ग के बराबर होता है अर्ग्स। तो देयरफॉर 1 ग्राम सेंटीमीटर कितने अर्ग्स के बराबर है, 1 ग्राम सेंटीमीटर 980 अर्ग्स के बराबर होता है। ठीक है ना। सो देयरफॉर ये एक्चुअली पार्ट रह गया था उसमें जो यूनिट सिस्टम में ये रह गया था। इसी तरह रिलेशन भी आप निकाल सकते हो। हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं बिटवीन किलोग्राम सेंटीमीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। दैट्स रिलेशन बिटवीन किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर के दरमियान हम रिलेशन निकाल सकेंगे। 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम हो गया 10⁻³ ग्राम्स इंटू हो गया 1 मीटर कितने सेंटीमीटर्स के बराबर हो गया 10⁻² सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर्स। तो 1 किलोग्राम मीटर कितने ग्राम सेंटीमीटर्स के बराबर है, वो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर्स के बराबर है। चलो ये रिलेशन भी हो गई। नाउ टुडे एक्चुअली व्हाट वी विल डिस्कस नेचर ऑफ वर्क डन, जो हमारा मेन टॉपिक आज रहेगा, नेचर ऑफ वर्क डन। ठीक है ना। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ वर्क डन। ऑल्दो आपको पता है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी फॉलोज द डॉट प्रोडक्ट। बट इसका जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दैट्स जो हमारे पास वर्क होगा ना, वर्क में बी पॉजिटिव, वर्क में बी नेगेटिव एंड वर्क में आल्सो बी जीरो। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। तो देयरफॉर फर्स्ट वी विल डिस्कस पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कि वर्क कब पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। एज हमको पता है चूंकि वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है बराबर एस, हमको बराबर होता है W इज इक्वलेंट F डॉट एस दैट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट्स इक्वलेंट टू F S cos थीटा। ठीक है ना। A डॉट बी AB cos थीटा, इसी तरह F डॉट S हो गया AS cos थीटा। नाउ जब थीटा व्हेन थीटा इज एक्यूट,
जब थीटा इज एक्यूट, दैट्स थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। जब ये थीटा, चूंकि जो थीटा दैट्स एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जब इसका वैल्यू एक्यूट होगा, यानी जब वो वैल्यू होगा लेस देन 90, ये वैल्यू लेगा, तब कॉस थीटा तो पॉजिटिव बन जाता है, बिकॉज आपको पता है जो भी वैल्यूज कॉस को होते हैं बिलो 90 वो सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो देयरफॉर जो आपका कॉस थीटा होगा ना वो बेटा एक्यूट वैल्यू के लिए वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर द कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव, है ना। जो वर्क डन है ना वो पॉजिटिव होगा, है ना। वर्क क्या होगी, वर्क पॉजिटिव होगी। तो देयरफॉर एक्चुअली दिस पॉजिटिव वर्क इज एक्चुअली डिस्कस्ड बाय दिस एंगल थीटा। इट इज, ये थीटा एंगल हमें प्रोवाइड करता है कि वर्क कब पॉजिटिव होगी। ये कहता है कि जब इस थीटा का वैल्यू, दैट जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेस देन 90 हो, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, जब आप जो एंगल एक्चुअली आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्रिएट करते हो, अगर वो एंगल 90 से कम होगा, लेस देन 90, दैट्स एंगल इज एक्यूट, तब आपका कॉस थीटा तो पॉजिटिव बन जाएगा। जब कॉस थीटा पॉजिटिव बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वर्क है ना वो वर्क भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो इन जनरल में व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यूजुअली हम कहते हैं आमतौर पर इनके दरमियान जो एंगल होता है ना वो एक्यूट एंगल होता है। या एक केस इसका ये भी बन जाएगा जब दोनों फोर्स एंड वर्क एक ही डायरेक्शन में होंगे। स्पेशली जब हम एक केस लेंगे ना, थीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज कॉस थीटा कॉस 0 इज 1, तब ये पॉजिटिव बन जाता है। जब उस वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, तब उस वक्त आपका वर्क किसके बराबर आएगा। ये केस भी आएगा इसमें कि जब हम थीटा क्या लेंगे, 0 लेंगे बेटा, तो उसमें हम देखेंगे कि जब थीटा 0 हो जाएगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उस वक्त एक्चुअली आपको इस आसानी से आपको वर्क वहां पे क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम पॉजिटिव, आमतौर पर आपने सिंपल में याद रखना है कि फोर्स का जो वर्क जो होता है वो पॉजिटिव तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल एक्यूट होता है, लेस देन 90 होता है, तब जो वर्क डन होता है ना वो पॉजिटिव होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में हम इस तरह डिफाइन करेंगे, देखो जब एक बॉडी इट फॉलोज फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, यानी कि स्पेस से अर्थ की तरफ आती है, फॉलोज फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस वक्त थीटा क्या रहता है, आमतौर पर थीटा 0 ही रहता है, ठीक है ना। जब एक ऑब्जेक्ट, चूंकि उस वक्त ग्रेविटी भी नीचे की जानिब है और ऑब्जेक्ट भी नीचे की जानिब आ रहा है, यानी कि फर्स्ट केस में हम देखेंगे व्हेन थीटा इज, जब थीटा क्या है 0, फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटी की बात करते हैं, जब हम ग्रेविटी की बात, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, जमीन की तरफ आ रहा है, तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है नीचे की जानिब, ग्रेविटी भी नीचे की जानिब है, क्योंकि फोर्स कौन सा इस वक्त लग रहा है, ग्रेविटी वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो एफ और एस के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 0 है। तो देयरफॉर उस वक्त जो वर्क डन है ना बेटा, वो वर्क डन सिंपली किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी विच इज फॉलिंग फ्रीली, तो वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये बन जाएगा cos 0 इज 1, तब आपका वर्क बन जाएगा सिंपली F into S. The work done between, which is work done by the gravitational force, which is simply equivalent to F. कितना फोर्स लगा है और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, वैल्यू जो निकलेगा ना वो जनरल में पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर उस वक्त जो ग्रेविटी काम करता है ना ऑब्जेक्ट पे, वो पॉजिटिव वर्क होता है। यानी फिर से मैं बताऊं, जब एक बॉडी फ्रीली फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तब एंगल थीटा बन जाता है, कॉस थीटा, एंगल थीटा 0 बन जाता है, तो कॉस 0 + 1 होता है। देयरफॉर विच इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर ग्रेविटी जो भी काम करता है ना ऑब्जेक्ट पे, जब भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी काम करेगी इन ब्रिंगिंग दैट ऑब्जेक्ट डाउन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तब काम जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी जब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगी और उसको अपनी जानिब खींच के लाएगी, तो उस वक्त जो काम होता है ना उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आपने लर्न रोलर पढ़ा है जो पिचेस को स्मूथ करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप लर्न रोलर को पुल करते हो बाय अप्लाइंग द फोर्स, तो आप अपनी जानिब उसको खींचते हैं, पुल करते हैं अपनी जानिब, यू आर अप्लाइंग फोर्स इन योर डायरेक्शन, तब लर्न रोलर भी आप ही की डायरेक्शन में चलता है। तो देयरफॉर व्हेन अ लर्न रोलर इज पुल्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स अलोंग द हैंडल एट एन एक्यूट एंगल, किसी भी एंगल पे हम एक्यूट एंगल पे भी हम फोर्स लगाते हैं, तब भी वर्क डन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। यानी वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज जब लर्न रोलर पे हमने धक्का मारा, धक्का किस तरह मारा, हमने अपनी जानिब उसको खींचा, जब हम उसको पुल करते हैं, जब हम उसको अपनी जानिब खींचा तो लर्न रोलर हमारी ही डायरेक्शन में चलता है। हालांकि उस वक्त जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है, वो 0 एंगल थोड़ी ना बनता है। ये लर्न रोलर है, यहाँ पे आप लर्न रोलर इस डायरेक्शन में चलता है और हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, हैंडल तो इस डायरेक्शन में होती है, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो जो एंगल इन बिटवीन होता है ना, ये एक्यूट एंगल होता है, ये एक्यूट एंगल। तब भी वर्क डन जो होता है ना बेटा, वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे भी वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा। यानी जब हम लर्न रोलर को अपनी तरफ खींचेगी, वो हमारी तरह जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो विच मीन जो वर्क डन वहां पे होगा वो भी पॉजिटिव होगा।
नंबर सेकंड। इस तरह एक और एग्जांपल भी आप दे सकते हो, जब एक गैस फिल होता है ना सिलेंडर में, विच इज फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन। एक फॉर एग्जांपल सिलेंडर है, ये सिलेंडर, इसमें हमने गैस कुछ रखा है, इस पे मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, इसमें कुछ गैस है, ठीक है ना। एक सिलेंडर पे हमने गैस रखा है इस सिलेंडर में, विच इज फिटेड विथ अ मूवेबल पिस्टन, एंड इसको एलो हम कर रहे हैं कि एक्सपैंड होने को, खुद हम इसको छोड़ देते हैं तो ये खुद एक्सपैंड हो जाता है। तब याद रखना जो वर्क डन बाय द गैस है ना, इट इज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज फोर्स ड्यू टू दिस गैसियस प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन आर इन द सेम डायरेक्शन। अब ये जो गैस है ना, ये प्रेशर, ये एक्चुअली इसमें ज्यादा प्रेशर था, इट वाज कंप्रेसड। जैसे हमने इसको छोड़ा, ये गैस इस पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऊपर की डायरेक्शन, तो पिस्टन भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तब भी जो आपका वर्क डन है ना, वो भी पॉजिटिव है। तो देयरफॉर द वर्क डन बाय द गैस एक्चुअली इज हियर पॉजिटिव। इसी तरह एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, ये स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट हुई है, हम इसको स्ट्रेच करते हैं इस डायरेक्शन में, हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेच करते हैं तो देयरफॉर ये खुलती भी है, यानी कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग फॉर स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेच भी हो जाता है इसी डायरेक्शन में, स्ट्रेच डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो देयरफॉर वंस अगेन जो यहाँ पे वर्क डन है ना इन स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो वर्क डन यहाँ पे भी पॉजिटिव है। तो इन नटशल आपने ये याद रखना है कि वर्क पॉजिटिव होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आमतौर पर या तो पैरेलल होते हैं या एक्यूट साइड एक ही डायरेक्शन में होते हैं। आप इस तरह याद रखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उस वक्त जो काम आप एक्चुअली करते हो वो काम पॉजिटिव काम होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। When force and displacement are usually parallel or in the same direction to each other, then usually जो वर्क डन होता है ना वो पॉजिटिव होता है। आप इस तरह रख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो हो गया पॉजिटिव वाला। तो सेकंड पार्ट विच विल डिस्कस इज नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ठीक है ना, नेगेटिव वर्क। वंस अगेन यू नो W is equivalent F dot S, that's equivalent to F S cos theta. Once again, तो therefore यहाँ से आपको याद रह सकता है कि when theta is obtuse, जब ये एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स obtuse हो, दैट थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब बेटा आपका cos थीटा क्या बनेगा? cos थीटा नेगेटिव बनेगा। cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा तो इन जनरल आपका वर्क नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर वर्क कब नेगेटिव होता है बेटा? यानी कि व्हेन थीटा इज obtuse, हैंस वर्क डन इज नेगेटिव। तो देयरफॉर हमें जो काम जो हम करते हैं, ये काम कब नेगेटिव बनता है? जब हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है ना, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है, सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री से ज़्यादा एक्चुअली एंगल क्रिएट हुआ है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उस वक्त जब एंगल ग्रेटर देन 90 है, तब हमारा cos थीटा नेगेटिव बन जाता है। जब cos थीटा नेगेटिव बन गया तो ऑटोमेटिकली हमारा वर्क भी है ना वो नेगेटिव बन जाता है। तो वर्क इज एक्चुअली नेगेटिव when the force and displacement are usually in opposite directions। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं, जो कि 90 से ग्रेटर ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो होता है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उस वक्त जो काम एक्चुअली हो रहा है उस काम को हम कहते हैं वो नेगेटिव वर्क है। या स्पेशली सिंपल में आपने याद रखना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तब बेटा आपने याद रखना है कि जो वर्क वहां पे हो रहा है दैट वर्क इज कॉल्ड एज नेगेटिव वर्क, ठीक है ना। आया ना समझ में? जब भी आपको एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, आपको खुद समझना है कि वर्क यहाँ पे नेगेटिव है। नव मैं इसको एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। नब हमने एक बॉडी को थ्रो किया ऊपर, हमने बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस हमने बॉडी को ऊपर फेंक दिया ना, बॉडी इज थ्रोन अप। इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय ग्रेविटी। इसकी मोशन को अपोज कौन करेगा? नीचे अर्थ है, ये ग्रेविटी इसको अपोज करेगी, क्योंकि ग्रेविटी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। बट दिस टाइम जो हमने ऑब्जेक्ट फेंका वो हमने ऊपर की जाने फेंका, तो बीच में जो काम हमने किया यहाँ पे वो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट किया, ठीक है ना। तो देयरफॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज अपोजिट बाय ग्रेविटी। तो एंगल कितना बना बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस? 180 डिग्री बना, क्योंकि आपने फोर्स इस जानिब लगाया, आपका एक्सटर्नल फोर्स, और ग्रेविटी आपकी नीचे की जानिब है, दैट्स एफ जी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? नीचे की जानिब। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट हालांकि इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आपके नीचे की जानिब है, तो एंगल कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो देयरफॉर वो बन जाएगा डब्ल्यू बन जाएगा एफ एस cos 180। cos 180 इज -1, तो देयरफॉर W
इज इक्वलेंट टू माइनस एफ एस। तो उस वक्त जो काम हमें यहाँ पे हो रहा है वो नेगेटिव वर्क हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स देन एंगल बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री which means as cos 180 is -1. So therefore W is equivalent to minus Fs. So therefore work done by gravity on a body moving upwards is negative. तो इस वक्त जो काम ग्रेविटी करती है ना ऑब्जेक्ट पे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो उस वक्त जो काम ग्रेविटी कर रही है ना वो काम एक्चुअली नेगेटिव वर्क होता है। तो देयरफॉर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप किसी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हो तो हमेशा याद रखना जो ग्रेविटी वहां पे काम करती है वो ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव वर्क होता है, बिकॉज उस वक्त ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर चला जा रहा होता है, ठीक है ना। इसी तरह जब एक बॉडी मूव कर रही है किसी रफ सरफेस पे, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तब मोशन इज अपोजिट बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑलरेडी आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपने पिछले यूनिट में पढ़ा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन, और जब भी एक्ट होता है अगेंस्ट द मोशन होता है एक्ट। तो देयरफॉर यही आपने, जब एक बॉडी मूव कर रही है ना किसी रफ सरफेस पे मूव कर रही होती है तो देयरफॉर इसकी जो मोशन होती है ना, अगर ऑब्जेक्ट इस जानिब चल रहा होता है रफ सरफेस पे तो एक फोर्स एक्चुअली इस रफ सरफेस पे एक्ट होता है विच इज अगेंस्ट इट्स मोशन। तो देयरफॉर इफ दिस इज द मोशन, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो इस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी नेगेटिव है। तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स वो भी क्या काम करता है, वो भी नेगेटिव वर्क करता है ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कौन सा काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हेन a body is moved over a rough horizontal surface the motion of that body is opposed by the force of friction, hence work done by frictional forces। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम कर रहा है ना वो भी नेगेटिव वर्क है। नोट यहाँ पे याद रखना दैट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। अप्लाइड फोर्स, हम खुद फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ चल, हम रेडी को धक्का मार रहे हैं, काट को धक्का मार रहे हैं, तो हमारा जो हम जो काम करते हैं वो पॉजिटिव है क्योंकि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है जिस डायरेक्शन में हम काम फोर्स लगाते हैं। लेकिन हमें फ्रिक्शनल फोर्स की बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नेगेटिव काम कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट हो रहा है। तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स डज द नेगेटिव वर्क। इसी तरह एक और आप एग्जांपल ले सकते हो नेगेटिव वर्क के, जैसे गाड़ी चलाते हैं हम तो हमने ब्रेक्स अप्लाई की मूविंग व्हीकल पे, तो जो काम वहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स करता है ना वो भी नेगेटिव होता है, बिकॉज गाड़ी आगे चल रही होती है, ब्रेक लगाने से हम क्या कोशिश करते हैं, गाड़ी रुक जाए अपोजिट डायरेक्शन में, एक्चुअली वी आर रिटार्डिंग दैट, हम कोशिश करते हैं कि रुक जाए, अपोजिंग फोर्स है ब्रेकिंग फोर्स। तो देयरफॉर ब्रेकिंग फोर्स जो काम करता है ना वो भी बेटा क्या है, वो भी नेगेटिव फोर्स है, वो भी नेगेटिव काम करता है, ठीक है ना। या अगर आप चार्जिंग सिस्टम में जाओगे, जब एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना क्लोज टू अनदर पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आई, ये कोशिश करती है मूव करने की अनदर पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन एंड अनदर प्रोटॉन, जब दो पॉजिटिव चार्जेस मूव करती है क्लोज टू वन अनदर पॉजिटिव चार्ज, तब जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज, वो भी नेगेटिव है क्योंकि जब ये नजदीक आएंगे तो ऑब्वियसली ये रिपल्शन करेंगे, इसको भगाएंगे इन दोनों को। तो देयरफॉर तब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, वो भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो नटशेल में आपने फिर से मैं बोल रहा हूँ, नटशेल में याद रखना है वर्क कब पॉजिटिव है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं टू ईच अदर, एंड दैट तब कहते हैं वर्क पॉजिटिव है। इसी तरह वर्क नेगेटिव कब है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, तब एक्चुअली हम कहते हैं कि जो काम हुआ है वो नेगेटिव वर्क हुआ है, ठीक है ना। तभी मैंने ग्रेविटेशन के बारे में बोला था आपको कि work done by gravitational force is positive when the object falls and work done by gravitational force is negative when the object is thrown upwards, ठीक है ना। अगेन याद रखना जब हम लिफ्ट करते हैं ना ऑब्जेक्ट को बाय अप्लाइंग वर्टिकल फोर्स ऑन इट, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। हम जो काम करते हैं ना लिफ्ट करने के लिए वो पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम करता है ना वो उस वक्त नेगेटिव होता है बिकॉज उसको नीचे की जानिब खींचता है। तो देयरफॉर दिस वाज योर नेगेटिव वर्क। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड, दैट इज जीरो वर्क। इस तरह जीरो वर्क भी होता है, दैट इज जीरो वर्क, थर्ड पार्ट ऑफ इट, जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो, अप्लाइड फोर्स और द डिस्प्लेसमेंट और बोथ आर जीरो, जब अप्लाइड फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या दोनों जीरो हो, किसी केस में अगर अप्लाइड फोर्स जीरो है, किसी केस में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है या दोनों जीरो है, तब आपका वर्क डन क्या है, जीरो है, ठीक है ना। नंबर सेकंड, या एंगल बिटवीन दीज टू इज परपेंडिकुलर, या तो ये दोनों एक्ट है वहां पे लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब भी वर्क डन जीरो है। तीन केसेस मैंने आपको यहाँ पे बताया, या तो आपके पास फोर्स है ही नहीं तब भी जीरो वर्क डन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने रखा, आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो देयरफॉर कोई काम नहीं हो रहा है,
नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, आप ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तब भी वर्क डन जीरो है। नंबर थर्ड, अगर आप ऑब्जेक्ट को पे फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलरली आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तब भी वर्क डन जीरो है। ठीक है ना। या तो आपका एफ क्या है, जीरो है, या तो एस जीरो है, या दोनों जीरो है, या थीटा इज 90। तीनों केस मैंने आपको बोला। तो देयरफॉर या तो एफ जीरो है, फोर्स जीरो है, या एस जीरो है, या बोथ जीरो है, both f and s are zero। ठीक है ना। तो in these actually cases sum up the zero work when a force applied, when the applied force f or displacement s or both are zero, then work done is beta is zero, or when angle between them is 90, then work done is zero। why? Because as w is equivalent f dot s, अगर f जीरो हो गया तो w जीरो, अगर s जीरो हो गया तो w जीरो, जब दोनों जीरो हो गए तब भी जीरो, लेकिन ये बराबर होता है f s cos थीटा। अब व्हेन थीटा इज 90, जब थीटा क्या है, यानी कि थीटा 90 में होने का मतलब क्या है, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 है, फोर्स ऊपर की जानिब है, डिस्प्लेसमेंट इस जानिब है, तो देयरफॉर ये एंगल 90 हो गया बेटा, ये एफ और एस, तब भी आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज कॉस 90 जीरो, तब भी हमारा जो वर्क डन बनता है वो जीरो बनता है तीनों केसों में। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दूंगा जीरो वर्क की। अगर हम एक वॉल के अगेंस्ट बहुत जोर से धक्का मार रहे हैं, व्हेन वी पुश, यूजुअली व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल है, एक दीवार है, हम उस पर बहुत जोर से धक्का मार रहे हैं, तो देयरफॉर नो डाउट वी आर अप्लाइंग फोर्स, तो विच मीन्स फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या दीवार चल रही है? जब हम फोर्स लगाते हैं वॉल पे तो क्या दीवार चल रही है? नहीं, दीवार अपनी जगह पे खड़ा है, विच मीन्स एस इज जीरो, वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो जब एस जीरो है तो विच मीन्स वर्क डन इज जीरो। सो देयरफॉर व्हेन वी एक्चुअली पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल, द फोर्स वी एक्सर्ट ऑन द वॉल डज नॉट वर्क बिकॉज एस इज जीरो। हाउएवर इन दिस प्रोसेस हमारी मसल्स या कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स भी होती है, हम भूख लगती है, हमें थक जाते हैं, हम एनर्जी हमारी यूज होती है, जिसकी वजह से हम टायर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वर्क डन क्या है, जीरो है, काम नहीं हुआ वहां पे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो विच मीन्स वहां पे वर्क डन जीरो है। इसी तरह एक और एग्जांपल, आपने वेट लिफ्टर तो देखा होगा जो एक्चुअली वेट लिफ्ट करता है 50 kg, 100 kg, 200 kg। ठीक है ना। अगर एक वेट लिफ्टर है फॉर एग्जाम्पल, वो 50 kg मास उठा रहा है अपने शोल्डर्स पे, 30 सेकंड्स के लिए वो अपने शोल्डर्स पे उसको रखता है, यानी 30 सेकंड्स के लिए उसने अपने हाथों में वेट लिया, 100 kg लिया, 200 kg लिया, और उसको लिफ्ट किया, ऊपर रखा आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, पर फिजिक्स कह रही है उसने कोई काम नहीं किया इस लोड को होल्ड करने में। ठीक है ना। वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे इसने इतना काम किया, इसने 1 मिनट के लिए 100 kg अपने हाथ में ऊपर खड़ा करके रखा, बहुत काम किया उसने, उसको पसीना आएगा, उसको इतनी थकान महसूस होगी, यू विल नॉट, हम वो एज्यूम नहीं कर सकते, बट स्टिल फिजिक्स कह रही है कि उसने कोई काम ही नहीं किया। क्यों? बिकॉज उसने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ही नहीं। नो डाउट फोर्स लगाया उसने, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हुआ, तो जब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं हो तो इट मीन्स फोर्स इज जीरो, सॉरी वर्क डन इज जीरो, तो उसने कोई काम नहीं किया। इसी तरह अगर हम घर में देखेंगे, हमारी जो पिछले ज़माने में एक्चुअली पानी लाने के लिए हमारी माँ बहनों को बहुत दूर जाना पड़ता था, तो वो सर पे को मटका लेके जाती थी, वहाँ पे पानी लेके आती थी, तो देयरफॉर जब वो एक्चुअली कैरी करती थी वो लोड, वो पानी का मटका अपने हेड पे, और मूव कर रही थी हॉरिजेंटली ऑन द रोड, तो एंगल थीटा 90 बन जाता था। लोड ऊपर सर पे था, यहाँ पे लोड था, और वो चल रही थी इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो फोर्स एक्चुअली नीचे की जाने आ रहा था, फोर्स यहाँ से फोर्स यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, एंगल कितना बना, थीटा, तो काम कितना हुआ, जीरो। तो विच मीन्स वो पानी लाने के लिए फिजिक्स कह रही थी कि उसने जीरो काम किया। जरा आप बोल दो घर में किसी को, जब वो पानी लाने के लिए जाए आपने जीरो काम किया, आपको पढ़ेंगी वहीं पे ही। तो देयरफॉर एक्चुअली, लेकिन फिजिक्स कह रहा है कि एक्चुअली उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उसने जो बाल्टी उठाई थी, जो मटका उठाया था, जो उसने सर पे स्टडी ले रखा था और हॉरिजॉन्टली चल रही थी, तब एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 था, तो वर्क डन जीरो था। ठीक है ना। तो देयरफॉर फिजिक्स क्या था, उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है हमारी कॉमन लैंग्वेज में, तो वरना पढ़ेंगे आपको अगर आप बोलोगे कोई काम नहीं किया। या आप कुली को कहोगे, कुली ने बहुत सारा सामान उठाया प्लेटफार्म पे, उसने वो सर पे रखा, तो देयरफॉर एंगल कितना बना, 90 बना विद द मोशन, यानी व्हेन द कुली कैरीज सम लोड ऑन हिज हेड व्हिच मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म, तब थीटा कितना बन जाता है, वंस अगेन 90 ऊपर हेड पे रखा उसने, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, दैट्स मोशन इज एट 90 डिग्री टू द अप्लाइड फोर्स, देयरफॉर वर्क डन बाय द कुली इज जीरो। ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ कोई ब्रीफ केस उठा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तब भी वर्क डन क्या है, जीरो वर्क डन है। तो इन केस में हालांकि फिजिक्स कहते हैं उसने कोई काम नहीं किया, आप कुली को कहोगे मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपने कोई काम ही नहीं किया, लेकिन वो तो कहेगा यार मैंने आपके 2-4 बैग उठाए, ये कोई काम नहीं है, लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दिस इज वर्क, तब आपको वहां पे भी पड़ेगी। ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल में भी आपको दे सकता हूं, ये कि एक ब्लॉक जब मूव करता है ना ऑन ए परफेक्टली स्मूथ टेबल,
जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, एज इफ देयर इज नो, जैसे वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तब भी वहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है, देयर इज नो वर्क डन इवन व्हेन द ब्लॉक अंडरगोज लार्ज डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। एंड व्हेन अ ब्लॉक मूव्स ऑन अ परफेक्टली स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज नॉट एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यानी आपने एक स्मूथ सरफेस रखा है, इस तरह थोड़ा सा आप रखोगे सरफेस पे, तो देर पर आपने स्मूथ से कोई एक्सटर्नल फोर्स स्मूथ टेबल पे नहीं है, तो ऑब्जेक्ट खुद ही वहाँ पे हम एज्यूम करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं है, तब ये टेबल, ये ब्लॉक खुद ही उस टेबल पे चलेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन भी क्या है, वहाँ पे जीरो होता है, ठीक है ना। इस तरह मैं एक और एग्जांपल, अच्छी एग्जांपल में अगर हम बताऊंगा, अगर हम एज्यूम करेंगे ना दैट जो मून का ऑर्बिट है, जो चांद का जो ऑर्बिट है ना अर्थ के अराउंड, वो परफेक्टली सर्कुलर है, तब जो अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो कोई काम ही नहीं करता है। क्यों? बिकॉज अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेडियली इनवर्ड्स, है ना, वो अंदर की जानिब होता है, उसको खींच रहा होता है ना, एंड मून इज इंस्टेंटली डिस्प्लेसमेंट इन मून डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल, तब थीटा 90 बन जाएगा, कॉस 90 0, तब भी कोई काम नहीं होगा। यानी हम एज्यूम करते हैं कि मून का जो ऑर्बिट है ना वो परफेक्टली सर्कुलर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा भी, ये एक परफेक्टली सर्कल है, ये हम ऑर्बिट करेंगे कंसिडर कि एक्चुअली ये मून का ऑर्बिट है, मून इस ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में, परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स, देन अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डू एनी वर्क, याद रखना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तब कोई काम नहीं करेगा अगर इस तरह हम एज्यूम करेंगे। क्यों? बिकॉज अर्थ's ग्रेविटेशनल फोर्स इज रेडियली इनवर्ड्स, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द अर्थ, है ना बेटा, एंड मून इंस्टेंटेनियसली डिस्प्लेसेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, मून इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मून डिस्प्लेस हो रही है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री एंगल बना, तो बेटा काम कितना हुआ वहां पे, जीरो काम हुआ, ठीक है ना। इसी तरह एक और पेंडुलम की अगर आप मिसाल लोगे, पेंडुलम की अगर हम बात करेंगे, टेंशन जो होता है ना स्ट्रिंग में, दैट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये देखो यहाँ पे ये पेंडुलम था, जब हमने इसको डिस्प्लेस किया, ये एक्चुअली बेटा यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन पे चला गया, तो ये जो टेंशन है ना, this is tension T, that is tension in the string of a simple pendulum, it is always perpendicular to displacement, ये इस displacement को हमेशा perpendicular, tension ऊपर displacement here, एंगल कितना बना 90, so therefore work done by tension is always zero, तो therefore इस magnetic pendulum में जो tension काम करता है ना वो भी क्या होता है, वो भी zero होता है, so therefore this was actually the nature of work done, which is in different situations, which can be a positive, which can be negative, or which can be zero, ठीक है ना।